नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में न्याय व्यवस्था ही कई बार कटघरे में खड़ा मिलता है। कोई व्यक्ति भरी अदालत में देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंक देता है तो एक कानून का विद्यार्थी न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर पोस्ट डाल देता है। उस पोस्ट को हटाने के लिए उस बच्चे पर कई तरह के दबाव डाले जाते हैं, बावजूद इसके वो बच्चा इसे हटाने से मना कर देता है। वो 18-20 साल का बच्चा किसी के दबाव में नहीं आता है, ना ही न्यायालय के और ना ही प्रशासन के, और पोस्ट को हटाने से साफ मना कर देता है। NCERT के किताब में जब न्यायालय में भ्रष्टाचार के रूप में चैप्टर को जोड़ा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को इससे बड़ा झटका लगता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर भड़क जाती है। आखिर आज न्यायपालिका की इतनी दयनीय स्थिति क्यों हो गई है? यह कहीं न कहीं हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों में बढ़ता हुआ आक्रोश को दर्शाता है। न्याय व्यवस्था में लोगों की घटती विश्वसनीयता का यह झलक है और इसके लिए न्यायपालिका खुद ही जिम्मेदार है। 1 सितंबर 2025 के निर्णय के बाद देश के लाखों शिक्षकों का विश्वास इस न्याय व्यवस्था से उठ चुका है। लोग खुलकर न्यायपालिका के खिलाफ इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि उन्हें कंटेम्प्ट का डर सताता रहता है। न्यायपालिका को इज्जत पाने के लिए यदि भय का सहारा लेना पड़े तो समझना चाहिए कि हमारी न्याय व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसमें 5 सबसे सीनियर जज ही जजों का सिलेक्शन करते हैं और उनकी नियुक्ति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजते हैं। इस सिलेक्शन का कोई वैधानिक आधार नहीं है, न ही यह भारत के संविधान में ऐसा लिखा है और न ही ऐसा कोई कानून है। किस आधार पर वे जजों को सिलेक्ट करते हैं इसका खुलासा भी वो कभी नहीं करते। इसके कारण से इसमें जात पात और नेपोटिज्म का कई बार आरोप लगता रहा है। इन जजों की नियुक्ति के लिए कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। जजों के सीनियरिटी का भी इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए बहुत सारे जज ही अब इस कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करने लगे हैं। अर्थात इनकी नियुक्ति में पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं होती है और यही सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के सिस्टम को पारदर्शी होने का पाठ पढ़ाते हैं। यदि हम कॉलेजियम नियुक्ति को सही मान भी लेते हैं तो कम से कम इसमें पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए ताकि सभी को यह पता चल सके कि आखिर नियुक्ति का आधार क्या है, क्या उससे भी योग्य व्यक्ति इस सिस्टम में है या नहीं, और यदि उससे भी योग्य व्यक्ति हमारे न्याय व्यवस्था में मौजूद है तो उन्हें पहले अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि न्याय व्यवस्था के शिखर पर बैठे न्यायाधीशों को निश्चित रूप से सर्वाधिक योग्य, काबिल और व्यवहारिक होना चाहिए। नहीं तो 1 सितंबर 2025 के जैसा अव्यवहारिक निर्णय भविष्य में भी पारित होता रहेगा और देश की जनता बेवजह परेशान होती रहेगी। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ऐसे उटपटांग आदेश पास कर दिए गए जिसे विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वत के संबंध में जो निर्णय पास किया गया था इसका ताजा उदाहरण है। सब जानते हैं कि अरावली पर्वत देश के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। समय के साथ इरोजन के कारण उसकी ऊंचाई कहीं कहीं कम होती गई। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उस कम ऊंचाई वाले हिस्से को अरावली का रेंज नहीं मानेंगे। समय के साथ तो बाप भी बूढ़ा हो जाता है, क्या हम उसे बाप नहीं मानेंगे? जन विरोध के कारण सुप्रीम कोर्ट को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2019 में एक आदेश पारित किया था कि अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस
नहीं दिया जाए और जिन्हें दे दिया गया है उनसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि उन्हें सिग्नल और साइन की समझ नहीं होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति जब इतना भारी भरकम टेक्निकल गाड़ी को चला सकता है, चलाना सीख सकता है, तो क्या वो ट्रैफिक साइन और सिग्नल नहीं सीख सकता? न्यायाधीश महोदय को इतना भी नहीं पता था कि ट्रैफिक सिग्नल और साइन अनपढ़ लोगों के लिए ही बना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो लिखा हुआ वाक्य पढ़कर समझ लेंगे, लेकिन साइन मूलतः कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के लिए ही दर्शाया जाता है। चाहे कोई आम व्यक्ति हो या कोई ड्राइवर हो, उनमें से जो कम पढ़े लिखे हैं ये साइन और सिग्नल मूलतः उन्हीं के लिए बनाया गया है ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। जब इस निर्णय का खूब विरोध हुआ तो सरकार ने कानून बनाकर इसे समाप्त किया। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे और सोचेंगे कि कैसे कैसे जज हमारे देश की न्याय व्यवस्था में काम कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने पिछले साल अपने आदेश में कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक नाबालिग लड़की को सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे घसीट कर पुलिया के नीचे लाता है, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ता है, तब भी वो अटेम्प्ट टू रेप नहीं कहलाएगा। यह महज एक प्रयास था, अटेम्प्ट टू रेप नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय का इतना विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस आदेश पर तुरंत रोक लगाया। अब सोचिए कि ऐसे जजों की मानसिकता पर आप क्या कहें? क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? इसके अलावा पिछले साल आप लोगों ने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत वर्मा के घर से करोड़ों के जले अधजले नोट बरामद हुए। आज तक उस न्यायाधीश के ऊपर FIR तक नहीं हुआ। यह नहीं पूछा गया कि आखिर वो नोट कहां से आए थे। इस घटना के बावजूद भी लगभग 1 वर्ष से ऊपर वो न्यायाधीश के रूप में काम करते रहे। अब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी ना तो कोई जांच एजेंसी इस मुद्दे की जांच की और ना ही उन पर कोई FIR दर्ज करवाया गया। ये तो मैंने आपको चंद उदाहरण दिए। एक और न्यायाधीश की पुरानी घटना है जो जापानी समोसा के शौकीन थे। इसका वीडियो मैं कई बार बनाया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उस न्यायाधीश के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। मेरे पिछले वीडियो में कहीं जाकर आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहें कि मैंने अभी कुछ चंद उदाहरण दिए हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण से पूरा किताब भरा पड़ा है। आप जहां हाथ डालेंगे वहीं गंदगी ही गंदगी मिलेगी, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो। फिर भी हम क्या कर सकते हैं? हमें इसी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जीना है, संघर्ष करना है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय इस पर अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।